दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में 4 पार्टियां, 2 धड़े, दोनों तरफ 2-2 धड़े और दिलचस्प खेल चल रहा है। एकता की कसमसाहट भी है, तो आशंका भी है। और इस कसमसाहट और आशंका के बीच सियासी दांव-पेच भी है, तो सियासी भविष्य की चिंता भी है। और इन सब के बीच यदि किसी उद्योगपति के कूदने की जरूरत पड़ जाए, उसकी मध्यस्थता की जरूरत पड़ जाए, तो फिर कहना ही क्या। दरअसल महाराष्ट्र में किस तरह से 2 पार्टियों को उसके आला कमान से छीनकर 2 अलग-अलग लोगों को दे दिया गया, ये घटना सबने देखी। गुवाहाटी मॉडल की सरकार बनते हुए भी सबने देखी, शरद पवार का परिवार बिखरते हुए भी सबने देखा और बाला साहब ठाकरे की विरासत को छिन्न-भिन्न होते हुए भी सबने देखा। और इन सब को छिन्न-भिन्न करने वाली ताकत जो पर्दे के पीछे खड़ी थी, उसे चुनाव के बाद इन सब को अप्रासंगिक बनाते हुए सत्ता में आते भी सबने देखा। लेकिन कई बार अप्रासंगिकता एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता की तरफ लेकर चली जाती है, और वो भी तब जब मामला डिलिमिटेशन वाले कार्यकाल का हो, मामला परिसीमन के सहारे अगले 25-30 सालों की सियासत को तय करने का हो, तो सबको अपने भविष्य की चिंता होती है और सबको फिर दिखाई देने लगता है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। सियासत में अभी सत्ता की सियासत की पतंग कटी है, कहीं सियासत ही पूरी तरह से न कट जाए, इसकी भूमिका तैयार करने में कोई और न लग जाए। ये सब कुछ अब अपनी आंखों के सामने दिखाई देना लोगों को शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एनसीपी के दोनों धड़ों की, और हम बात कर रहे हैं शिवसेना के दोनों धड़ों की। आप सभी जानते हैं कि एनसीपी पहले शरद पवार की पार्टी थी, लेकिन उस पार्टी को उनके भतीजे अजीत पवार ने तोड़ा। चुनाव आयोग ने अजीत पवार के धड़े को ही असली पार्टी की मान्यता दी, और विधानसभा के चुनाव में अजीत पवार की पार्टी ने चाहे जैसे भी हो प्रदर्शन तो अच्छा किया, शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि वो अब दबाव समूह की भूमिका निभाने की स्थिति में भी नहीं रहे। यही हाल महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल के बाद मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे का रहा। एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की विरासत को तोड़ा, उद्धव ठाकरे से पार्टी की कमान छीनी, पार्टी का सिंबल भी चुनाव आयोग ने इन्हें ही दे दिया, और फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों दोस्त हो गए। पहले से ही दोनों दोस्त थे, और ये दोस्ती कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जिस प्रकार के नतीजों की उम्मीद कर रही थी, वो लोकसभा चुनाव में तो दिखाई दिया, लेकिन 3-4 महीनों में पता नहीं कौन सा नतीजा आ गया, किस प्रकार से लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया शिंदे सरकार ने। ऐसा हृदय परिवर्तन जिसमें माइनस शिंदे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लायक बना दिया। तो इन सब के बीच अस्तित्व का संकट शरद पवार की पार्टी के लिए भी है, अस्तित्व का संकट अजीत पवार के धड़े के लिए भी है, अस्तित्व का संकट उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए भी है, और अस्तित्व का संकट एकनाथ शिंदे के धड़े के लिए भी है। कौन पार्टी कौन धड़ा, इन तथ्यों में मत जाइए, बल्कि जाने की जरूरत बीएमसी चुनाव में भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीएमसी चुनाव का महत्व सिर्फ शिवसेना के दोनों गुटों के लिए सबसे ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा है, न कि शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा कहां से शुरू करें? सबसे पहले शुरू करते हैं शिवसेना की चर्चा। शिवसेना में उद्धव ठाकरे की पार्टी इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में था, उसकी तुलना में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। हालांकि कई तरह के सवाल चुनाव को लेकर उठ रहे हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति को संदेहवादी होना भी चाहिए, और संदेहवादी होना लोकतांत्रिक होने की एक कहीं ना कहीं निशानी भी है। आस्था का प्रदर्शन अंधभक्ति के प्रदर्शन में बन जाए, तो संदेहवादी समाज की भूमिका खत्म हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को संदेह की दृष्टि से तो देखा ही जा रहा है, और संदेह की दृष्टि से देखे जाने के दौर में अंतिम सत्य तो यही है कि शिंदे की पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस दी, बावजूद उसके सत्ता छिन गई, डिमोशन हो गया, डिप्टी सीएम हो गए, और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया। अब सवाल है कि दोनों का नेतृत्व एक होना चाहता है या नहीं चाहता है, और दोनों के विधायक और दोनों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसके 2 तरह से और 2 जवाब इसके हैं। सबसे पहले,
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इनके एक होने में दिक्कतें हैं, लेकिन दोनों के एमएलए के बीच में एक है तो सेफ है वाली बात चलनी शुरू हो गई है। और इसलिए भी चलनी शुरू हो गई है क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्हें लगने लगा है कि जो गुवाहाटी मॉडल वाली टूट थी, उस टूट ने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे के लिए इनके उद्धव ठाकरे से उतनी दूरी अब बनाकर रखने में कोई प्रासंगिकता उन्हें नजर नहीं आती, लेकिन उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के लिए अपने दरवाजे खोले नहीं है। बिहार की राजनीति में ऐसा होता है कि लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल देते हैं। उद्धव ठाकरे ने अभी एकनाथ शिंदे के लिए दरवाजा नहीं खोला है। उद्धव ठाकरे के सामने जो परिस्थितियां हैं, दरअसल उससे विकट परिस्थिति एकनाथ शिंदे के लिए है। एकनाथ शिंदे को भी यह बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका महत्व तभी तक है जब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व बचा हुआ है। वो राजनीति में बाउंस बैक करने की अपनी क्षमता को दिखाते हुए जब तक नजर आ रहे हैं, तब तक एकनाथ शिंदे की अहमियत बीजेपी के लिए है। तो भला एकनाथ शिंदे क्यों चाहेंगे कि जिस वजह से उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री पद छीनने के बावजूद अस्तित्व बचा हुआ है, वो फैक्टर ही खत्म हो जाए, वो वजह ही खत्म हो जाए? वो कतई नहीं चाहेंगे। उद्धव ठाकरे का सियासी अस्तित्व बचा रहे और उद्धव ठाकरे की बाउंस बैक करने की क्षमता बची रहे, ये एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग कैपेसिटी को, जो भाजपा के सामने अभी लगभग समाप्त सी हो गई है, उसको फिर से वापस पाने में मदद कर सकती है। तो वहां उनकी हैसियत यह है कि बीएमसी के चुनाव में परफॉर्मेंस कैसे दी जाए, जिस परफॉर्मेंस के बाद भी, यानी बीएमसी के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे की अहमियत बनी रहे। यहां पर एक दोधारी तलवार वाली स्थिति पैदा होती है। वो स्थिति यह है कि यदि बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तरह लुटा पिटा रहा, तो फिर एकनाथ शिंदे को भी किनारे कर देने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई मुरव्वत नहीं करेगी, किनारे कर देगी। किनारे लगभग लगा ही चुकी है और बचा खुचा अस्तित्व भी खत्म कर देगी। तो वहां यह परिस्थिति है कि उद्धव ठाकरे की सियासत को किसी प्रकार से फिर से खड़े होने और उनकी ताकत को बनाए रखने में जहां तक हो सके पर्देदारी के साथ एक अपरोक्ष मदद दी जाए, अप्रत्यक्ष मदद दी जाए। और इसी अपरोक्ष साझेदारी और इसी सियासत के बीच शिवसेना के दोनों गुटों के सांसदों और विधायकों का भविष्य भी अधर में है। अब आते हैं एनसीपी पर। शरद पवार की पार्टी टूटी, शरद पवार की पार्टी का प्रदर्शन बेहद लचर रहा। सबसे शानदार स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा में बाउंस बैक करने वाली शरद पवार की पार्टी विधानसभा में सबसे नीचे पहुंच गई, जबकि सबसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाई गई थी। मैंने भी जमीन से जो हालात की जानकारी ली थी, उसमें यही जानकारी मिल रही थी कि शरद पवार की पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन हुआ वैसा नहीं। ज्यादा वोट लाकर अपने भतीजे की पार्टी से 1/4 सीटें वो लेकर आए और उनसे कम वोट लाकर भी भतीजे की पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार गुट उनसे 4 गुनी सीटें लेकर गया। तो एक ये स्थिति है कि महाराष्ट्र में परिवार पर एक होने का दबाव है और परिवार को एक करने में जो अंदरूनी जानकारी आ रही है कि इस देश के एक बड़े उद्योगपति ने भी अपनी तरफ से पहल की है। अब बड़े उद्योगपति परिवार को एक करने में कौन हो सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पवार परिवार से किन उद्योगपति और किस औद्योगिक घराने की बेहद गहरी छनती है। अजीत पवार और शरद पवार, स्वाभाविक है, सत्ता की जंग थी, विरासत की जंग थी और वो अब भी है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी चुनाव भले ही हार गई या हरा दी गई, लेकिन अभी भी शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा नेता है। न तो एकनाथ शिंदे, न तो अजीत पवार, न तो कोई और नेता उनकी बराबरी कर पाया। दो बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद विलासराव देशमुख ने भी वो राजनीतिक हैसियत हासिल नहीं की जो शरद पवार को मिली। वाईबी चौहान के बाद वो सबसे बड़े मराठा नेता के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित है, कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन उनकी उम्र भी 84 साल हो चुकी है, बीमार भी रहते हैं, बावजूद इसके राजनीतिक सक्रियता में कोई कमी नहीं है। लेकिन राजनीतिक सक्रियता क्या 4 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव
और 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वैसी ही रहेगी। स्वाभाविक है कि नहीं रहेगी। शरद पवार की परिवार के कई लोग राजनीति में हैं। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा बेल्ट, पुणे बारामती का एरिया, ये सब उनकी पार्टी का गढ़ माने जाते रहे। दूसरे महाराष्ट्र के इलाकों में भी, विदर्भ में भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत, उत्तर महाराष्ट्र में और कोंकण के इलाके में, इन सब जगह कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी के फुटप्रिंट्स मजबूती से नजर आते हैं। लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं। वो सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर वहां दिखाई देती है। तो शरद पवार की पार्टी की जो स्थिति है, उसमें शरद पवार के भाई के पोते हैं रोहित पवार, और रोहित पवार की दादी ने भी बयान दिया था कि परिवार में एकता बनी रहनी चाहिए, परिवार और पार्टी को कहीं ना कहीं साथ होना चाहिए, क्योंकि एक है तो सेफ है। ये नारा भले ही नरेंद्र मोदी ने दिया, ये सियासत में अब हर जगह दिखाई दे रहा है। चाहे पटना में राजद और जदयू के बीच की अंदर खाने की खबर हो, चाहे शिवसेना के दोनों गुटों के बीच की खबर हो, चाहे एनसीपी के दोनों गुटों के बीच की खबर हो, हर जगह एक है तो सेफ है, नरेंद्र मोदी का दिया हुआ यह मूल मंत्र राजनीतिक तौर पर काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, वो दिख गया महाराष्ट्र की राजनीति में। शिवसेना बटी, न शिंदे को कुछ मिला, उनका डिमोशन ही हो गया, और उद्धव ठाकरे को तो खैर कुछ मिला ही नहीं। शरद पवार की पार्टी की भी वही स्थिति रही। अजीत पवार ने एक दौर में सार्वजनिक बयान दिया था कि उनके बच्चे पूछते हैं कि डिप्टी सीएम हर सरकार में जो बन जाते हैं, उनके नाम के आगे से डिप्टी कब हटेगा और डिप्टी हटकर सीएम सिर्फ कब दिखेगा। वो यहां होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। तो इस खत्म हो चुकी संभावना से निपटने के लिए एक साथ सभी आना चाहते हैं। लेकिन इस एक होने के पीछे जो सबसे बड़ी कहानी बताई जा रही है, जो सबसे बड़ी स्क्रिप्ट पीछे से सामने आ रही है, वो ये है कि पूरे देश में 2026 के अंत में, या 2026 में या 27 में होने वाली जनगणना के तत्काल बाद परिसीमन होना है। परिसीमन का बहुत बड़ा रोल होता है। और याद रखिए, महाराष्ट्र में जो समाजवादियों के फुटप्रिंट थे, सोशलिस्टों के जो फुटप्रिंट्स थे, शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते हुए जो शरद पवार के ताकतवर रहते हुए जो परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन में शरद पवार ने ही, कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से दांव चल के समाजवादियों के बचे खुचे गढ़ को खत्म किया था। परिसीमन ने एनसीपी को बहुत मजबूत किया था, खासकर 2007-8 वाले परिसीमन की बात करें तो शरद पवार की सियासत को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा डोमिनेंस बना रहेगा। तो शरद पवार की राजनीति है उनके परिवार की राजनीति, चाहे बेटी की राजनीति, चाहे पोते रोहित पवार की राजनीति, चाहे भतीजे अजीत पवार की राजनीति, सबकी राजनीति बची रहेगी और सब आगे शरद पवार के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अगर 2019 में शरद पवार ने जिनके लिए पेशवा शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उस सांकेतिक शब्दावली ने जो बारिश में भीगती हुई रैली में शरद पवार ने जिस अंदाज में वहां पर मराठी मानुष, खासकर मराठाओं के स्वाभिमान को ललकारा था, उसके बाद जिस पेशवाई का जिक्र किया था, अब वही पेशवा जिनकी तरफ इशारा था शरद पवार का, वही तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। और उनके कार्यकाल में जो परिसीमन होगा, स्वाभाविक है ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है, स्वाभाविक है राज्य के प्रशासन की नकेल उनके हाथ में है। तो मराठा राजनीति को ध्वस्त करने में, मराठा डोमिनेंस को, मराठा प्रभुत्व को कम से कम करने में और जितना हो सके कम किया जा सके वो करने में पूरी ताकत लगाएंगे। और यही बात शरद पवार के परिवार को एक लाने के लिए तात्कालिक तौर पर मजबूर कर रही है। अजीत पवार को लगता है डिप्टी सीएम का पद तो आनी जानी है, आज है कल नहीं है, लेकिन सियासत बची रहनी चाहिए। सियासत बचाने के लिए डोमिनेंस यानी प्रभुत्व बचाया जाना जरूरी है। शुगर लॉबी, कोऑपरेटिव लॉबी, इस पर से पवार परिवार का और मराठाओं का डोमिनेंस खत्म करने के लिए बीजेपी लंबे समय से प्रयासरत रही है। तो क्या इसके बाद अब सामाजिक प्रभुत्व को, इलेक्टोरल डेमोग्राफी को, उसको भी खत्म करने में बीजेपी अपनी ताकत लगाएगी? ये सब कुछ सामने दिख रहा है कि परिसीमन होना है।
और परिसीमन के पहले एक है तो सेफ है का नारा सब पार्टियों में लगना है। सबके लिए अपनी अहमियत है। अजीत पवार की अपनी अहमियत शरद पवार के लिए है, तो सुप्रिया सूले के लिए भी है। सुप्रिया सूले की अहमियत शरद पवार के लिए है, अजीत पवार के लिए है, तो सुप्रिया सूले को दिल्ली में संसद की राजनीति के लिए भी अजीत पवार की जरूरत है। यही स्थिति शिवसेना के अंदर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का अकेले बहुमत के करीब पहुंच जाना इन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं एक होने की कसमसाहट के बीच में लाकर खड़ा करता है। और जिन उद्योगपति की बात मैं कर रहा हूं कि वो पवार परिवार को एक करने में लगे हुए हैं, उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा तो बहुत साफ है कि इंडिया गठबंधन के अंदर उनके खैरख्वाह लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए। ऐसा न हो कि इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से लोग खिलाफ हो जाएं और भविष्य में यदि दिल्ली में कोई खेला हो तो उस खेला के बाद उनकी हालत सहारा और रामलिंगा राजू की जैसी न हो जाए। क्योंकि केंद्र सरकार के पास ऑडिटिंग इतना बड़ा हथियार है, जिस ऑडिटिंग के बाद जिसकी ऑडिटिंग में गड़बड़ी पाई जाए उसके पूरे औद्योगिक साम्राज्य को बिखेरने में दिल्ली की ताकत को देर नहीं लगती है। जो सहारा के साथ हुआ, जो रामलिंगा राजू के साथ हुआ। तो इंडिया गठबंधन के बीच अपने खैरख्वाह लोगों की संख्या बढ़ाना, दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए भी जो 240 के साथ दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, और कोई ठिकाना नहीं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कब टाटा बाय बाय कह दे। एक नाथ शिंदे का भी ठिकाना नहीं है कब टाटा बाय बाय कह दे। संजय राउत कहीं रहे कि जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ चुकी है बीजेपी। तो इन सब के बीच दिल्ली में अपने नंबर दुरुस्त करने के लिए इतना तो जरूर है कि शरद पवार के पास नंबर है, उद्धव ठाकरे के पास नंबर है। भले ही दिल्ली में अजीत पवार के पास नंबर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उनके पास नंबर है, उनके पास विधायकों की तादाद है। तो ये सारी परिस्थितियां, एक तरफ उस कथित उद्योगपति की भूमिका, दूसरी तरफ दिल्ली के नंबर गेम में नंबर बढ़ाने की जरूरत और शिद्दत, और तीसरी तरफ परिसीमन को लेकर एकता में बल है और अपनी ताकत को दिखा पाने की क्षमता और ताकत को प्रदर्शित करने की चाहत। ये सारी चीजें चार भाग में विभक्त हो चुकी, चार भाग में बंट चुकी दो पार्टियों को चार से फिर दो होने पर मजबूर कर रही है। कौन दो हो पाएगा, कौन दो नहीं हो पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन पवार परिवार यानी एनसीपी के दोनों धड़े जल्दी एक हो सकते हैं। शिवसेना में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि नेतृत्व के स्तर पर खींचतान है, और शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे को मजबूत दिखने का परसेप्शन बनते रहना ये उनकी दिली चाहत है, ताकि उनकी सियासत भी चलती रहे। आगे आगे देखते जाइए। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है। शायद ही किसी राज्य की राजनीति इतनी दिलचस्प होती हो, और सबसे ज्यादा रुचि सियासत में बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग ही लेते हैं। तो आगे आगे देखिए महाराष्ट्र में क्या खेला होता है। शरद पवार जैसे मजे हुए राजनेता जहां हो, वहां कुछ भी संभव है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।